जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को गुड मॉर्निंग, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप में से जो भी पहली बार इस क्लास को देखें उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, इससे पहले की क्लासेस देख लीजिएगा। इससे ही आपको ये पता चल जाएगा कि हम पढ़ते कैसे हैं, नोट्स कैसे बनाते हैं। जैसे अभी हम जो सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम उसको उसी रूप में क्यों पढ़ रहे हैं, आपको कैसे नोट्स बनाना है, क्या तरीका है, कैसे लिखना है, ये सभी चीजें मैं क्लास फर्स्ट और सेकेंड क्लास में बता चुका हूँ, फर्स्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो प्लीज कोई भी स्टूडेंट जो नए जुड़े हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पुरानी क्लासेस को देखते हुए आगे बढ़ें। आप में से जो लोग नए हों, उनको समझ में ना आए कि हम कैसे नोट्स बना रहे हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। जैसे जैसे मैं बताते चलूं वैसे करते चलिएगा। और फिर क्लास के बाद में इस ये जो बैच है, इसकी पहली क्लास देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड सेगमेंट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से पढ़ते हैं और हमारा अप्रोच क्या होता है। तो हमारा आज का जो चैप्टर है, नोट कीजिए आप लोग सब लोग, चैप्टर 6 है और इसका टाइटल है हमारा देश भारत, ठीक है। हमारा देश भारत। अब यहां पर एक शब्द है देश, ठीक है। इस देश के लिए इंग्लिश जो वर्ड यूज होता है वह है कंट्री और स्टेट। दो शब्द यूज होते हैं। आपने सुना होगा आपके कंट्री का नाम क्या है ना। बचपन से ही हम लोग से पूछा जाता है। एक बार हमारे प्रिंसिपल साहब आए, तो मैं हिंदी माध्यम के स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, तो बहुत से लोग बैठे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अपना परिचय दो सबके सामने। अच्छा, मुझे लगा माहौल बनाना है, तो हम इंग्लिश में किड़बिड़ किड़बिड़ करने लगे। सही बता रहे हैं, प्रिंसिपल साहब तक को समझ में नहीं आई कि हमने क्या बोला, है ना। बाकी लोग एकदम शॉक्ड रह गए कि बच्चा कितनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है। फिर जो है कि जब सब लोग चले गए, तो प्रिंसिपल साहब बुला के मुझे अलग ले गए। यही बताओ, हमने पूछ कहा था अपना परिचय देने के लिए, क्या बोले क्या थे। तो हमने कहा सर हमको भी नहीं पता। पता नहीं क्या सर, हिंदी तो नहीं था, लेकिन कुछ अंदर से अलग ही निकल रहा था। ना तो उसमें ग्रामर था, ना उसमें जो है कि सही वोकैब थे, वो पता नहीं क्या था, अजीब सा था। तो वहां पर उन्होंने कहा कि अच्छा देश का नाम बताओ। तो हमने कहा हमारे देश का नाम है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, कई नामों से बोलते हैं। तो वहां पर दो शब्द हमें देश के लिए मिलते हैं। एक शब्द होता है, हमें मिलता है कंट्री, और दूसरा शब्द मिलता है हमें स्टेट। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ग्लोबल रूप में देखें, नोट करते चलिए, हम लोग अपने टाइटल को डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात जो हमारा चैप्टर है इसको डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हम हमेशा कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग खर्च करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारी जर्नी आगे की आसान हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, हम ग्लोबल लेवल पर देशों को स्टेट बोलते हैं। जैसे इंडिया एक स्टेट है, पाकिस्तान एक स्टेट है, बांग्लादेश एक स्टेट है, चाइना एक स्टेट है, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, सब क्या है, एक स्टेट है। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज में हम जो है कि ग्लोबल या इंटरनेशनल लैंग्वेज में स्टेट का मतलब भी देश होता है, और हम इसको देश के रूप में भी जानते हैं। अब कोई भी जिसे आप देश कह रहे हैं या किसी को कंट्री कह रहे हैं, वह क्या होगा, एक निश्चित एरिया होगा, ठीक है। आपने सुना होगा कि राज्य की परिभाषा क्या होती है, राज्य का, तो राज्य जो है उसी राज्य को हम देश कह रहे हैं। आपने सुना होगा ना, जब हम पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो हमें बताया कहा जाता है कि राज्य की क्या परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा एक ऐसा है, एक एक निश्चित क्षेत्र हो, क्या हो, एक निश्चित क्षेत्र हो, उस पर रहने वाली एक जनसंख्या हो, ठीक है, और एक जनसंख्या हो, इस जनसंख्या के द्वारा चलाने जाने वाली एक सरकार हो, और यह सरकार क्या हो, संप्रभु, सॉवरेन हो। संप्रभु का मतलब होता है अपने विषय में सभी तरह के निर्णय लेने की क्षमता। तो हमारा जो देश है, इसका भी एक निश्चित क्षेत्र है, हमारी भी एक जनसंख्या है, हमारी भी एक सरकार है, और हमारी सरकार क्या है, संप्रभु है। तो हमारा भी देश विश्व के अन्य देशों की तरह एक देश है।
और हमारे देश का नाम यहाँ पर क्या दिया गया है, वह है भारत, वह है भारत। आप इंग्लिश में देखेंगे तो इसके लिए वर्ड यूज हुआ है इंडिया। इस वक्त बहुत डिबेट चल रही है कि हम अपने देश को इंडिया बोलें या भारत बोलें। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोनों ही नामों को कहता है। अगर हम संविधान पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 पढ़ेंगे, तो इंडिया डेट इज भारत, अर्थात इंडिया जो कि भारत है। तो दोनों ही नामों को संविधान में जगह मिली हुई है। तो भारत और इंडिया, ये दोनों जो नाम है, ये हमारे संविधान का हिस्सा, ठीक है। तो हमें पढ़ना है अपने देश भारत के विषय में। अब एक बात बताइए, मैं कहूं कि आप अपने घर के विषय में बताइए, आप क्या करेंगे? ठीक है, मैं कहूं कि आप अपने विषय में बताइए, अपने घर के विषय में बताइए, तो आप अपने घर के विषय में क्या बताएंगे कि सर हमारा घर इस जिला, इस गांव में, इस कॉलोनी में है ना, हमारा घर इतना बड़ा है, हमारे परिवार में इतने सदस्य हैं, ये लोग ये रोजगार करते हैं, बाकी लोग ये रोजगार करते हैं, इतने लोग पढ़ाई करते हैं, सर हम जैसे लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। अर्थात आप अपने घर की आर्थिक स्थिति भी बता देंगे, आप अपने घर का जो लोकेशन है वो भी बता देंगे, आपका परिवार कैसे चलता है वो भी बता देंगे। ये डिपेंड इस पर करेगा कि आप कितना बताना चाहते हैं, लेकिन आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम जब अपने देश भारत की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं कि आखिर हमें अपने देश के विषय में क्लास 6 की है एनसीईआरटी क्या क्या बताती है। क्लास 6 की एनसीईआरटी है, इसलिए बहुत उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ शानदार जो है कि फैक्ट मिलने वाले हैं और सोचने समझने की एक अच्छी क्षमता विकसित होने वाली है। तो क्या हम टाइटल को डिकोड कर पाए? हम आगे बढ़े। अब आप में से जितने लोगों ने वीडियो भेजा था, मैं उनका सहृदय धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपको जल्दी सफलता प्राप्त हो। और मैं खुद के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपने जो मुझ पर विश्वास जताया है, मैं उसको और आगे बढ़ा सकूं। और इसी का परिणाम है, इसी का जो है नतीजा है कि आप देखेंगे हम लोग क्लासेस को और बेहतर बनाने का प्रयास दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। ठीक है, चलो। और जो लोग नहीं वीडियो भेज पाए किसी भी कारण से, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि वीडियो नहीं भेज पाए, लेकिन फिर भी क्लास में बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। किसी भी प्रकार का कोई ग्लानि हमें नहीं रखनी है। मैं समझ सकता हूँ जॉइंट फैमिली में मोबाइल अच्छा ना होना, इंटरनेट अच्छा ना होना, है ना, बैकग्राउंड अच्छा ना होना, बहुत से टेक्निकल ऐसी चीजें आती हैं जिसकी वजह से बहुत से भाई बहन उन्होंने जो है कि मैसेज लिखकर बोला था कि सर हम नहीं भेज सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर मैं 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रही हूँ कॉलेज की। कोई बात नहीं, इसको बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक, चल, कोई बात है। अब लोग फिर हम बोल दिए, फिर भी सॉरी सॉरी सॉरी, हमारे कान उखाड़ देंगे, समझे। चुपचाप पढ़ाई करो, सॉरी सॉरी। हम कह रहे हैं उनको भी धन्यवाद जो नहीं भेज पाए। भाई मैं समझता हूँ, इंसान हूं मैं, आप ही की तरह मैं भी छोटे से घर में रहता हूँ, मैंने भी बहुत सी प्रॉब्लम फेस की हैं। तो नहीं भेज पाए तो नहीं भेज पाए, हम कह भी रहे हैं, हम कुछ कह भी नहीं रहे, फिर भी सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर आइए। तो चलिए एक तरफ से हम पढ़ते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। भाई बहनों सभी लोगों को पता है कैसे हम नोट्स बनाते हैं, जिन लोगों को नहीं पता प्लीज पहली क्लास देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर पहले पढ़ूंगा, फिर इसके बगल में जो भी लिखना होगा मैं बताते चलूंगा। आइए तेजी से बढ़ते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। अब बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, तो हमारे पास अगर फैक्ट है तो हम लिख लेते हैं कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बहुत से लोग क्या करते हैं, 1 किलोमीटर लिख लेते हैं, वर्ग किलोमीटर है ये, ठीक है, वर्ग किलोमीटर वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय की ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीपीय तटों पर लहराते हैं। इसको डिकोड करें तो अब लिखिए यहाँ पर, क्या करिए, यहाँ पर लिखिए भारत, है ना, और भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, ठीक है, और भारत के क्षेत्रफल में इतना लिख दीजिए। पहला पॉइंट जो आपको लिखना है। दूसरा पॉइंट यहां से जो निकलेगा कि हमारे देश के हमारे देश के
तीन तरफ है ना सागरीय जल है, सागरीय जल एवं एवं उत्तर की ओर हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत। बस यहां से इतनी लाइन, ये जो भी था यहां से इतनी लाइनें हमें लिखनी है। लिख लिया हम लोगों ने। चलिए, हाँ, एक स्टूडेंट है, इनका कहना है कि सर भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? प्रायद्वीप किसको कहते हैं पहले पता है? प्रायद्वीप किसको कहते हैं? तो देखो, पहले तो समझिए प्रायद्वीप। द्वीप जानते हैं, द्वीप वह स्थान होता है जिसके चारों तरफ जल हो। ये मान लो द्वीप है, इसके चारों तरफ ये जल भरा हुआ है, हम कहेंगे कि द्वीप है। जब किसी भाग के तीन तरफ जो है कि जल हो तो इसको बोलते हैं प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। अगला प्रश्न जो आपका है कि भारत को उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं? इसके पीछे का कारण है बड़ा सा विस्तार, बड़ा भौगोलिक विस्तार। आप देखेंगे तो भारत का जो भारत हम कल्पना करते हैं, जो हम भारत मानते हैं, तो वह भारत पहले बहुत बड़ा हुआ करता था। उसमें आज के पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, आज का म्यांमार भी था, है ना, अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था, तो बड़ा सा। अब है क्या कि कोई भी जो आप महाद्वीप देखेंगे ना, उसके एक तरफ आपको सागरी जल देखने को मिलेगा। चाहे आप नॉर्थ अमेरिका को ले लीजिए, साउथ अमेरिका को ले लीजिए, यूरोप को ले लीजिए, अफ्रीका को ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को ले लीजिए। ठीक इसी तरह से भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो ज्यादा है, और इसके भी दक्षिण में आप देखेंगे तो जलीय विस्तार है, इसीलिए भारत को उपमहाद्वीप के रूप में भी बोल दिया जाता है। उपमहाद्वीप है नहीं, ध्यान दीजिएगा, महाद्वीप होता है, उपमहाद्वीप कोई जैसा नहीं होता। लेकिन हम लोग प्रोनाउंस के लिए या फिर बताने के लिए उसके विस्तार के एक संज्ञा के रूप में उपमहाद्वीप कह देते हैं। जैसे उप प्रधानमंत्री कोई पद नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि अलग अलग समय काल में कुछ राजनेताओं को हम उप प्रधानमंत्री कहते हैं। यहां तक क्लियर? एक लोग लिख रहे हैं मुझे देखने में लगता है कि दो तरफ पानी है भारत के। अब आप ऐसे देखते हैं तो मैं क्या ही कर सकता हूं, है ना। अगर आप अलग तरीके से देखने का आपका नजरिया ही अलग है तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या यहाँ पर ये जो तीन तरफ हमने बताया, तीन तरफ नहीं है, दो तरफ कैसे हो सकता है? इसमें देखने का नजरिया इसमें कैसे अलग हो सकता है भाई? कोई आपके सामने आए, है ना, कोई बच्चा है क्यूट सा, आप कहो नहीं मुझे बच्चा तो नहीं दिखाई दे रहा, मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं तेजी से। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, हमने नोट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है। तो अब यहां पर क्या लिखिए, हम अपना ऐसे, हम अपने देश का ऐसे बना सकते हैं और ऐसे लिख लीजिए। तो इसका जो है कि उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या लिखेंगे, 32 किलोमीटर, ऐसे लिख दीजिए। थोड़ा सा क्रिएटिव आइडिया बनाइए, ठीक है। 3200 किलोमीटर तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। अब क्या कीजिए, ऐसे इसको लिख लीजिए 2900 किलोमीटर, ठीक है। 2900 किलोमीटर है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल। अब देखिए मरुस्थल है हमारे यहाँ पर, है ना, थार का मरुस्थल जिसको बोलते हैं। अब उसको लिख दिया क्या, महामरुस्थल। तो अपनी चीजों को हम बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। अब सोचो, अगर हम थार को महामरुस्थल मान लें, इसका मतलब है इससे बड़ा कोई मरुस्थल नहीं है। फिर सहारा वाला मरुस्थल क्या हो जाएगा, वो हमसे नाराज हो जाएगा। सहारा हमसे पूछेगा एक बार बताओ, क्या सहारा का जितना विस्तार है हमारे देश का टोटल विस्तार भी है क्या उतना? सहारा मरुस्थल का विस्तार पता है ना आप लोगों को, ठीक है। तो महामरुस्थल क्या, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, है ना, तटीय भाग,
एवं द्वीप समूह स्थल रूप की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहां तक हमें सिर्फ इतना नोट करना था, बाकी कुछ भी नोट नहीं करना है। ठीक है सर, सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं हम लोग के वीडियो की वजह से। कौन मजाक उड़ा रहा है और क्यों? एक बार बताइए क्यों, ऐसा क्यों? मतलब मुझे तो उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि जिससे मजाक उड़ाया जा सके। एक बार बताइए, फिर हम आपको बताते हैं क्या रिप्लाई देना है। सर हम लोग अच्छे नहीं हैं इसलिए। बट पगली कहीं की, तुम भी गजब हो जी। देखो, मुकेश अंबानी को जानते हो? अटल बिहारी वाजपेयी जी के विषय में सुना है? कलाम जी के विषय में सुना है? ये जो तीनों मैंने नाम बताए, अन्ना हजारे जी को आपने सुना होगा। आप जितने भी बड़े बड़े लोग ले लीजिए, एक समय काल ऐसा आया कि लोग उन पर हंसते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के विषय में बोला जाता था कि तुम एक फ्लो में बोल नहीं पाते हो, तुम क्या ही नेता बनोगे। छोटा सा कद काठी, है ना, अजीब से बाल रखने की हैबिट। लोग कहते थे क्या हो तुम। एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वो तो जीवन के, जब वो राष्ट्रपति बने उससे पहले तक पैंट शर्ट पहन के ऐसे घूमते रहते थे। जब तक वो मुंह ना खोले तब तक लोग उनको जो है कि बेवकूफ कहते थे। आज उनको देख लो। सचिन के विषय में कहा जाता है कि जब वो खेल खेलने के लिए उतरे, और उस समय चूंकि सोशल मीडिया, इतना इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो जब वह शादी भी हो चुकी थी, अपनी पत्नी के साथ जाते थे, लोग हंसी उड़ाते थे। और आज की कंडीशन देख लो। तो पागलों के चक्कर में नहीं पड़ते, है ना। जो किसी भी तरह से आपका मजाक उड़ाए, तो उससे कहना, रे भैया तुम तो बहुत तेज हो, हमें नहीं पता था आपका दिमाग कितना प्रोग्रेसिव, इतना तेज काम करता है। भैया आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हमको भी बताते रहिएगा कि कैसे आईएएस की तैयारी करने। हो सकता है भैया आपके साथ हम भी चल चलें। उनको खुश रखो। बेवकूफ लोगों को एकदम कहो कि भैया एकदम सही ट्रैक पे हो, क्योंकि कुछ समय बाद उनको पता चलेगा कि जो दूसरे का मजाक उड़ाता है, वह खुद ही सबसे बड़े मजाक का पात्र बन जाता। जैसे मैं सभी की टांग खींचने लगूं, सभी की कमियां निकालने लगूं, तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या होगा? हमेशा कमी देखने का, मजाक उड़ाने का, खिल्ली उड़ाने का। और ऐसे में क्या होगा? मैं इंटेलेक्चुअली साउंड नहीं हो पाऊंगा। आपको एक अच्छा तरीका बताते हैं। आप कभी भी जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, आप इनको इंटेलेक्चुअल बात करते नहीं सुन सकते हैं। ये जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिनको कुछ लोग छपरी बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे भैया हम तो इसके फैन हैं, आप इनको कभी भी इंटेलेक्चुअली बात करते हुए, गहराई से किसी मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए नहीं देख पाएंगे। कारण क्या है? इनका सोचने का तरीका ही अलग है। जो रोस्ट करते हैं वो सबको रोस्ट की नजर से देखते हैं। जो, है ना, केवल भौकाल बनाते हैं, वो सब हर जगह भौकाल वाली चीज चलाते हैं। तो बात ये है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। वही वाली बात है। जो दूसरे की हंसी उड़ाता है, समझ जाना दुनिया उसकी हंसी उड़ाएगी। हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपको मैं अपना एक पर्सनल पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। अभी नहीं, ज्यादा दिन की बात नहीं है। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, ऐसा है। अभी 15 दिन नहीं हुए, है ना, एक टीचर का अचानक कॉल आया कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमने सुना आपके प्लेटफॉर्म के विषय में। तो वो बड़े एजुकेटर हैं, है ना, बड़े एजुकेटर हैं। और हम लोग पहली बार मिल रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं उनको अपने आप के बीच में लेकर आऊंगा।
वो गए और मैंने क्या किया, ऐसे जैसे टी शर्ट पहनी है ऐसी कोई दूसरी टी शर्ट पहन ली और लोअर में चला गया मैं। अच्छा, मेरे पास फोर व्हीलर थी, मैंने आपको बताया था वो बिक चुकी है, तो मेरे पास स्कूटी है, तो मैं स्कूटी से ही गया। अब मैं गया तो उनके देखते ही उन्होंने भांप लिया, उनको लग गया कि भाई ये हमारे लेवल का आदमी नहीं है। तो उन्होंने कहा यार ठीक है आप पढ़ा रहे हो, मैनेजमेंट से बात कराओ हमारी। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैनेजमेंट से बात करवाते हैं। हम्म। ठीक है। तो हमने मैनेजमेंट से बात करवाया। तो उन्होंने कहा कि सर, मैनेजमेंट ने कहा कि सर बाकी निर्णय सब सुनील सर ही लेते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कम से कम कई जगहों पर, व्हाट्सएप ग्रुप और अन्य जगहों पर हमारी हंसी उड़ाई। हमने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समय आएगा तो देखिएगा, अपने आप को मिलने आएंगे। मेरा पॉइंट ये है कि कपड़े देखकर किसी के अगर कोई हंसी उड़ा रहा है, खासकर टीचर समूह, तो इसका मतलब है वह अंदर से खोखला है। समझ रहे हैं? चलो कमेंट रोक दो सब लोग। सर आपने चैप्टर स्किप कर दिया है। पहले ही देख लेते हैं, पहले ये पढ़ते हैं फिर देख लेंगे। अच्छा, अब मैं कोई कमेंट नहीं लूंगा, ठीक है? कोई कमेंट नहीं लूंगा, ठीक है? चूंकि देखिए, इस जो आपने अभी किसी ने भी ये पॉइंट रखा उस पर, इसलिए मुझे जवाब देना जरूरी था और आपको यह एहसास कराना कि पागलों की दुनिया है बच्चों, पागलों की दुनिया है। इसलिए पागलों की दुनिया है कि हम कितना भी अच्छा कर लें ना, कमियां निकालने वाले लोग हैं। इसलिए काम करते रहना है। और चूंकि वो वीडियो आपने मेरे रिक्वेस्ट पे भेजा था, इसलिए मैंने उस पर बात किया। बाकी किसी चीज पर हम बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि कई तरह के स्थल रूप हमको देखने को मिलते हैं, तो यहां से एक पॉइंट हम निकालेंगे कि हमारा जो देश भारत है ना, यह भौगोलिक रूप से, भौगोलिक रूप से अत्यधिक विविधता धारित किए हुए, अत्यधिक विविधता धारित किए हुए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा और संस्कृति में भी, है ना, संस्कृति में भी बहुत अधिक भिन्नता है। इसका मतलब यहाँ पर विविधता में लिख लेना सांस्कृतिक भी। भौगोलिक तो है ही है। भौगोलिक कैसे कि भाई पर्वत है, पहाड़ है, नदी है, मैदान है, घाटियां हैं, मरुस्थल है, सब कुछ है। और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक में क्या चीजें आती हैं कि हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, कैसा साहित्य पढ़ते हैं, ये सब सांस्कृतिक विविधता का हिस्सा। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, अर्थात हम लोग अपने देश की पहचान किस रूप में देखते हैं, विविधता में एकता के रूप में पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। ध्यान देना, अब यहां पर एक शब्द आया राष्ट्र। जैसे मैंने कहा कि एक होता है राज्य, एक होता है राष्ट्र। तो जब हम सांस्कृतिक रूप से एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करते हैं जो सभी के लिए अच्छी हो, तो हम उसको राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र में भाषा, संस्कृति के जो मूल्य हैं वो सर्वोपरि हो जाते हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहां पर हम क्लियर कर लेंगे कि भारत भारत अब जनसंख्या के मामले में फर्स्ट स्थान पर आ चुका है। और हम कब आ गए थे फर्स्ट स्थान पर? नवंबर नवंबर 2023 में ही हम पहले स्थान पर आ गए थे। ठीक है, नोट कर लीजिए।
नेटवर्क इश्यू हो रहा है, क्लास नहीं चल रही। नहीं भैया, इधर से सब क्लियर है, आपके साइड से दिक्कत हो रहा होगा, बाकी जितने लोग जुड़े हुए हैं सबके साइड से ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, नोट कर लिया हम लोगों ने। दीपक भारद्वाज जी कह रहे हैं कि सर नोट्स कैसे पढ़ें, पहली बार आए हैं तो मैंने वही चीज आपको बताया कि अभी जैसे जैसे मैं नोट्स बनाते चल रहा हूं, ऐसे नोट्स बनाते चलिए। मैं एक एक शब्द पढ़ रहा हूं, मैं कोई पैराग्राफ पढ़ूंगा, उससे क्या नोट्स बनाना है मैं लिखते चलूंगा, आप भी मेरे साथ लिखते चलिए। और क्लास के बाद पहला काम जो करना है, पहला लेक्चर देख लीजिएगा इस बैच का। उसमें मैंने यही बताया है कि हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, आपको नोट्स कैसे बनाना है, कहां पर क्या लिखना है, सब मैं बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आप में से बहुत से लोग हैं ना, जो चल रहा है उस पर आपका दिमाग नहीं है। आप सिर्फ ये पूछना चाहते हो ये कैसे करें, ये कब होगा, वह कब होगा। इससे एक चीज पता है क्या पता चलती है, कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही खराब है, और आपके लिए आगे की जो राह है वो कठिन हो सकती है। इसलिए कठिन हो सकती है कि जो वर्तमान में नहीं जी सकता वो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए 10 तरह के प्रश्न पूछकर अपनी पर्सनालिटी को डैमेज मत कीजिए, टॉपिक पर बने रहिए। भाई, हम अपने देश की स्थिति समझते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है। अब प्रश्न क्या आएगा, ये उत्तरी गोलार्ध का मतलब तो मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर भी हम देख लेते हैं। मान लेते हैं ये आपकी हमारी पृथ्वी है, और हमने इस पृथ्वी के बीच में से एक रेखा खींच दिया, और ये जो हमारी रेखा है ये है 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री रेखा के उत्तर वाले भाग को हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर। हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और इसको दक्षिण वाले को बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। मैं ये बता चुका हूं सब चीजें। अब यहां पर एक रेखा और खींच देते हैं हम लोग, और यह है हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये सभी चीजें मैं बता चुका हूं। बस देखो नोट्स कैसे बनाना है, उस चीज के लिए मैं इतना प्रयास कर रहा हूं। अगर मुझे लिखवाना होता तो मैं तुरंत कहता ही लिख लो, लेकिन लिखना नहीं। अब देखिए, हमने कहा अब हम अपने देश को लोकेट करें, तो हमारा जो देश है यह यहां पर हमें दिखाई देगा। इस तरह से अपने देश को हमें बना लेना है। यहां पर बना लीजिए, बना लीजिए, और इसको यहां पर ऐसे लिख दीजिए, हमारा देश भारत है। अब देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है, आपने बना लिया, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 देश को लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अब हम क्या करते हैं, इसी में कर्क रेखा को गुजार देते हैं। देखिए, ठीक, कर्क रेखा। मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना। अगर आप में से बहुत से बच्चों ने इस चीज को नोट किया, मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां पर मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि आंसर राइटिंग में हमें किस तरह से नोट्स बनाना है, किस तरह से क्रिएटिव अप्रोच के साथ लिखना है। आगे जब आप मेंस पढ़ेंगे, मेंस के लिए आंसर लिखेंगे, तो उसमें यही सब चीजें बताया जाता है कि अगर आप अपने आंसर को अच्छा लिखना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, इस तरह के क्रिएटिव आइडियाज अगर आप उसमें डालते चलेंगे, तो आपकी कॉपी अन्य लोगों से अपने आप अलग हो जाएगी। क्लियर। अब हमने देखा कर्क रेखा देश को लगभग मध्य भाग से गुजरती है, गुजार दी हमने लगभग मध्य भाग से। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से। आप देखो यहां पर क्या करना है, ये ऐसे एकदम एकदम दक्षिण वाला पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। ऐसे एकदम लास्ट वाला ये बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट, है ना। आपको ये छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मेरे पास जगह कम है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं। एकदम दक्षिण में लकीर निकाल के 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब यहां पर क्या करो, ये हमारे देश का, ये मान लो उत्तरी पॉइंट, है ना, और इसको लिख दो 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश के बीच में है। क्या ये हम अक्षांश ही तो दिखा रहे हैं, यहां तक हमने दिखा दिया, ठीक है। तथा पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार, ठीक है। चलिए, पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। अब यहां पर क्या करो,
एक ऐसे पॉइंट बनाओ, ऐसे यहां पर ये ऐसे, ठीक है। 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर, ये नॉर्थ लिखना भैया, ये है आपका नॉर्थ, है ना। और 8 डिग्री 4 मिनट ये भी क्या है, नॉर्थ में, ठीक है। और फिर क्या कीजिए, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, तो यहां पर ऐसे आइए, ऐसे, और ये है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, जो हमारा देशांतर है यह पूरब में ही होंगे। ध्यान देना, मैंने इसी खाने में इसलिए दिखाया है कि ताकि हमें पूरब लिखने की जरूरत ना पड़े। मैंने पूरे देश को इसी खाने में इसलिए दिखाया है ताकि हम एक्चुअल कंडीशन में बता सकें कि भाई 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है, इसी के कारण हम हर जगह नॉर्थ लिख सकते हैं, या ना भी लिखें तो इमेज अपने आप में नॉर्थ को आइडेंटिफाई कर पा रहा, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा। यहां तक क्लियर, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड दीजिए, एक करेक्शन कीजिए यहां पर। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे गर्व है आप लोगों पर, मुझे गर्व है। अरे बच्चों, ठीक है, एक सेकंड दीजिए। तो यहां पर हमने एक मिस्टेक की और उसको 3 लोगों ने पकड़ा, हमने 3 लोगों ने पकड़ा उसको। हमने आपसे एक चीज बोला था कि यह है 0 डिग्री देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर से जितना इधर की ओर बढ़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा पूर्वीमान बढ़ता चला जाएगा। तो मैंने यहां पर जब इसको लिखा 68 डिग्री, वह यहां पर आना चाहिए था, और जो मैंने यहां पर लिखा इधर आना चाहिए था, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे इधर जाएंगे हम पूर्वी देशांतर बढ़ाते जाएंगे, और जैसे जैसे इधर जाएंगे हम पश्चिमी देशांतर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। क्लियर, चले। अब देखो, इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है ना, इसमें इस सभी चीजें मैं बता चुका हूं। बी क्लियर। अगर आपको इस इमेज के माध्यम से आप नहीं लिख पा रहे हो तो मत लिखिए। अब यहां पर जो लिख लेना है वो है, ऐसे लिखिए, 68 डिग्री 7 मिनट, और यह है आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक। क्लियर। अब देखिए, इसको आसान करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि जो हमारा देश है उत्तरी गोलार्ध में है, तो यह हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी में यह इक्वेटर, इक्वेटर के उत्तर में जो भी कोई भाग होगा उसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में। तो हमारा जो देश है, आप मैप खोलकर देख लीजिए, वो कहां पर है, यहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में। फिर कर्क रेखा, कर्क रेखा किसको बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं। तो देखिए, अपने पास जो मैप होगा उसमें कर्क रेखा को खींचिए, खींचिए उसको, देखिए। फिर उसके बाद देखिए, हम अपने देश का जब विस्तार देखते हैं, मान लो हमारे देश का यह विस्तार है, तो यहां पर ये जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है ये है 8 डिग्री 4 मिनट। और जब सबसे उत्तर की ओर यहां पर आएंगे तो एक स्थान है इंदिराकोल। क्या है, इंदिराकोल। उसका जो अक्षांशीय मान है वह 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक इसी तरह से यहां पर यह जो भाग है इसका देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार क्या होता है, अब देखो यह है हमारा 0 डिग्री देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर से हम जैसे जैसे दूर जाएंगे देशांतरी मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ये जो लकीरें मैं अभी खींच रहा हूं ये देशांतरीय लकीरें हैं, ठीक है। और यह जो लकीरें अब मैं खींच रहा हूं ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, अक्षांशीय रेखाएं। यह जो 0 डिग्री है, ठीक है, यह है 0 डिग्री। इस 0 डिग्री से जैसे जैसे
उत्तर की ओर जाएंगे या दक्षिण की ओर जाएंगे, चाहे हम इधर जाएं या इधर जाएं, अक्षांशीय मान बढ़ता है। और यह 0 डिग्री देशांतर, इसके चाहे हम पूरब की ओर जाएं या पश्चिम की ओर जाएं, क्या बढ़ता है, देशांतरीय मान बढ़ता है। ये सभी चीजें पिछली क्लास में बता चुका हूं, इसीलिए कहता हूं कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, ये क्लास 6 की चीज है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक, चले आगे बढ़े। मैं देखिए मेरा नोट्स बनाने का अप्रोच ये वाला होगा, इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इसको बनाइए, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा भी डिफिकल्टीज महसूस कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया इसी तरह से आप इसको लिख लीजिए। हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं, तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में, आपसे प्रश्न पूछा है तो आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यह दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अंतर हो सकता है। इस दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय का अंतर लगभग 2 घंटे है। अब देखिए यहां पर क्या पॉइंट बोल दिया गया, मैं इसको मिटा रहा हूं। एक बात बताइए, क्या जापान में इस समय सुबह होगी क्या? जापान में इस समय सुबह होगी कि दोपहर हो चुकी होगी? जापान में इस समय सुबह होगा कि दोपहर? जल्दी बताइए थोड़ा सा। जापान में इस समय क्या होगा, सुबह या दोपहर? अच्छा, ये है हमारा देश भारत, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए ब्रिटेन में क्या होगा अभी, ब्रिटेन में क्या होगा? ब्रिटेन में सुबह होगी या रात अभी, सुबह होगी या रात होगी अभी? ठीक, तो जापान में इस समय क्या होगा, दोपहर हो चुका होगा, क्योंकि जापान कहां पर है, एकदम पूरब में है। और जो स्थान जितना ही पूरब में होगा उतने ही जल्दी सूर्य की किरणें उस पर पड़ेंगी। हम कहते हैं ना कि सूर्योदय क्या होता है, पूरब में होता है। क्यों होता है, क्या होता है, सब कुछ मैं बता चुका हूं, अब नहीं उस पर नहीं आऊंगा मैं, ठीक है। तो जापान एकदम पूरब में है, तो पृथ्वी पर स्थित जो स्थान सबसे पूरब में होगा वहां पर सूर्योदय सबसे पहले। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो अभी हमारे यहां पर बजने जा रहा है 9, तो मान लेते हैं अभी 9 लिख लेते हैं। अब कुछ लोग कमेंट इस पे करेंगे, नहीं सर अब 9 अभी पूरा नहीं बजा। फालतू की बात नहीं, पढ़ाई करो चुपचाप, ठीक है। तो हमारा जो देश है ना, यहां पर लगभग 9 बजने वाला है। क्यों 9 बजने वाला है, क्योंकि हमारे यहां पर जो मानक समय है वह किसको माना गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। हम ब्रिटेन में देखेंगे तो ब्रिटेन का जो समय है हमसे हमसे क्या है, पीछे है कि आगे है? ब्रिटेन का समय हमसे पीछे है या आगे है, एक बार बताइए थोड़ा। जैसे आप कहते हैं इंडिया का समय 5.5 घंटे आगे है, इसका मतलब ब्रिटेन का समय हमसे पीछे है ना, पीछे। वाह, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। आगे पीछे आगे पीछे, शाबाश शाबाश। अरे भाई, जब हम ये कहते हैं ये है ब्रिटेन, है ना, तो हमारा जो समय है ना, वो ब्रिटेन के समय से 5.5 घंटे, 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। तो हमारे यहां पर 9 बज रहा है, उनके यहां पर अभी 9 नहीं बज रहा होगा, उनके यहां लगभग क्या बज रहा होगा, रात का समय होगा। कुत्ते अभी भौंक रहे होंगे, है ना, अभी भोर होने वाली होगी, ठीक है। 5.5 घंटे का अंतर है। तो यहां पर क्या है, अभी एकदम अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। यहां पर कितना लिख सकते हैं हम, कितना बज रहा होगा, 9 में से 5.5 घंटे अगर हम घटा दें तो कितना बज रहा होगा, ठीक है। तो चलो लगभग हम लिख सकते हैं 3.5 4, ठीक है। कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं ना, सीधे सीधे लिखने के लिए 3.5 4 लिख सकते हैं, ठीक। चलो अब देखिए,
ये कहां पर है? ये 0 डिग्री देशांतर पर है। इससे क्या चीज क्लियर हुई? इससे ये क्लियर हुआ कि कोई स्थान जितना ही पूरब में होगा उसका समय उतना ही आगे होगा। अब देखो, यह जापान पूरब में है, तभी तो उसका समय क्या है? आगे है, तभी तो वहां पर दोपहर हुआ है। हम उससे क्या है? पीछे हैं, तभी तो हमारे यहां पर 9 बजा है। और यह हमसे क्या है? यह ब्रिटेन हमसे क्या है? ब्रिटेन हमसे पीछे है। ब्रिटेन हमसे पीछे है, हम ब्रिटेन से आगे हैं समय के रूप में, है ना? अब कुछ लोग आगे पीछे, डब्बा खोलो ये डब्बा, ठीक। अब देखिए, अब यहां पर एक चीज हमने ये देखा कि भाई ये जो देशों का हम समय बता रहे हैं, अरे एक सेकंड, ये जो हम देशों का समय बता रहे हैं, ये कैसे बता रहे हैं? और हमने अपने देश भारत का समय 9 बजे ही क्यों लिखा? 9 बजे ही क्यों लिखा? क्या एक बात बताइए, अरुणाचल प्रदेश, इसको ARP लिख रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश को ARP, और फिर लिख लीजिए गुजरात। एक बात बताइए, क्या अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो वहां के लोग अभी वहां पर भी 9 बजना चाहिए क्या? अरुणाचल जो कि एकदम पूरब में है, क्या वहां पर 9 ही बजना चाहिए? नहीं, वहां पर तो 9 पहले ही बज चुका है। और अभी गुजरात में देखा जाए तो 9 नहीं बजना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है? यह पश्चिम की ओर है। अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं, आपको बताएं कि वह जल्दी जग जाते हैं। क्यों? सूर्य की किरणें जल्दी पड़ती हैं, और वहां पर फिर क्या हो जाएगा? सूर्य की किरणें जल्दी पड़ी तो वहां पर सुबह हो चुकी है, और अभी गुजरात में इतनी सुबह नहीं हुई होगी, ठीक है, गुजरात में। तो अब ऐसे में हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो हमने क्या किया, हम थोड़ा सा पूरब से पश्चिम की ओर आए और पश्चिम से पूरब की ओर आए। हमने बीच में एक रेखा डिसाइड की, 82.5 डिग्री रेखा। अरुणाचल प्रदेश के लोग कह रहे थे कि हमारे यहां पर जब सुबह हो तब पूरे देश का सुबह माना जाए। गुजरात वाले कहने लगे, अरे भाई हमको तो नुकसान हो जाएगा, 2 घंटे का अंतर होता है, पूरा 2 घंटे का। इसका मतलब है कि जब अरुणाचल प्रदेश के लोग 6 बजे उठकर एकदम अंगड़ाई लेकर चाय की चुस्की ले रहे थे, घूम रहे थे, है ना, एक दूसरे से राम राम कर रहे थे, उस समय गुजरात के लोग खर्राटे मार रहे थे, सो रहे थे, ठीक है। उस दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में जब 5 बज गया, जब लोग जो है कि काम छोड़कर घर जाने लगे, वहीं गुजरात में दोपहर के 3 बज रहे थे। 2 घंटे का अंतर है। अब इस 2 घंटे को मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि भैया 1 घंटा तुम एडजस्ट करो पूरब वालों, 1 घंटा पश्चिम वालों। बीच में हमने क्या किया, 82.5 डिग्री रेखा को क्या मान लिया, हमने कहा यह हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। अर्थात अरुणाचल प्रदेश और गुजरात सभी के लिए क्या है कि भैया समय वही माना जाएगा जो यहां पर होगा, ना कि स्थानीय समय। तो ध्यान दो, जब सूर्य की किरणों, अब यहां पर जो नोट करना है, मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां सूर्य की किरणों के आधार पर जब हम किसी स्थान का समय निर्धारित करते हैं, समय निर्धारित करते हैं, तो उसे स्थानीय समय कहते हैं, स्थानीय समय कहते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय अलग होगा, दिल्ली का अलग होगा, गुजरात का अलग होगा। क्लियर? जब भोर की पहली किरण अरुणाचल प्रदेश में होगी तब इनको कह दें कि भैया हमारे यहां भोर हो चुकी है, हमारे यहां बज गया 6। दिल्ली वाले कहेंगे इनके यहां पर, ये चूंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में ये पश्चिम की ओर है, तो कुछ देर बाद इनके यहां भी सूर्योदय हो जाएगा, कुछ देर बाद गुजरात वालों के लिए भी सूर्योदय हो जाएगा।
भैया मैंने अभी बोला बैच के विषय में सब बात लास्ट में कर लेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है दिमाग का, प्लीज कैसे कर लेते हो आप लोग। मतलब आप सोचो, आप इंटरव्यू देने जाओ, है ना, या आपको ट्रेनिंग मिल रही हो कि भैया कैसे हमें दंगों को कंट्रोल करना है, और उस बीच आओ आप पूछो एक बार बताओ खाने में सर आज क्या मिलेगा, क्या बनाए, कढ़ी, ओके ओके ओके, भूख लगी है सर, दंगा, हाँ ठीक बात है, ठीक बात, ठीक। अच्छा नहीं लगता बच्चों, क्या करते हो आप लोग। मैं आपको इतना चीजें समझा रहा हूं, आप एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, ये चीजें कोई नहीं बताता है। अगर मुझे कंप्लीट करना होता तो मैं क्यों समझाऊं, मेरी क्या जिम्मेदारी है। इसमें जो लिखा है क्या मैं नहीं कह सकता हूँ क्लास 6 की चीज है, आप लोग पढ़ लीजिए। क्या बच्चों आप लोग एकदम निराश कर देते हो। मैंने बार बार बोला कि भैया पहले पढ़ो, लास्ट में हम आपके जितने प्रश्न होंगे उनका उत्तर देंगे। आप समझ ही नहीं रहे हो। सर ऑप्शनल बता दो, एस से बता दो, पेड कोर्स बता दो, बताएंगे, हमारी जिम्मेदारी है ना हमको सब इंफॉर्मेशन। लेकिन ये पढ़ो ना, एक पेड कोर्स लेकर इसको हम बर्बाद करके दूसरे के विषय में चिंता कर रहे हैं। मैं देखो भाई ऐसे किसी बीच में टॉपिक के बीच में कोई मैं किसी चीज का जवाब नहीं दूंगा मैं। ठीक है चलो, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने एक चीज कहा कि अरुणाचल प्रदेश में सुबह पहले हो गई, तो अगर हम उनके हिसाब से समय डिसाइड करें तो अरुणाचल प्रदेश में सुबह का टाइम अलग होगा, है ना, पटना के लिए अलग होगा, गुजरात के लिए अलग होगा, ठीक है। और उसका समाधान एक ये है कि भाई हम ऐसा करें, किसी देशांतर रेखा के आधार पर हम समय निर्धारित कर लें। जैसे ये कोई देश है मान लो, यहां, और यह इसका पूर्वी भाग है, यह इसका पश्चिमी भाग है। अगर मैं यहां पर सूर्य की किरण जब सुबह हो तब मैं इसके आधार पर समय करूं तो इसका समय कुछ अलग होगा, स्थानीय समय भोर का, सुबह होने का। इनके यहां पर बाद में होगा, इनके यहां पर और सुबह बाद में होगा, इनके यहां पर बाद में होगा। एक तरीका है कि हम कहें कि कोई एक रेखा, मान लो यहां से बीच से एक रेखा जा रही है, कोई भी देशांतर रेखा हो सकती है। हम कहें कि भैया जब यहां पर सुबह होगा तभी पूरे इस देश का सुबह माना जाएगा, भले ही यहां पर सूर्योदय पहले हो चुका हो और यहां पर भले ही सूर्योदय बाद में हो। ठीक है, क्लियर हो, ठीक है। चलो, अरुणाचल प्रदेश के लोग बहुत परेशान रहते हैं। होता क्या है कि वहां पर कितना आदमी सोए, वैसे भी देखो पर्वत के जो लोग होते हैं वह कम सोते हैं। अब उनके यहां पर हुआ क्या कि जब हमारे यहां पर जैसे मान लो हम गुजरात में रहते हैं, तो गुजरात में जब हमारे यहां पर 6 बजा मॉर्निंग का, है ना, तो उस समय अरुणाचल प्रदेश में 8 बज चुका होगा। अब ये 4 घंटे पहले या 2 घंटे पहले से ही जग चुके हैं। क्या करें, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं। अच्छा, अब जब यहां पर बजेगा, यहां पर ये 10 बजे जब जो है कि जॉब करने के लिए जाएंगे, तब तक ये लोग यहां पर क्या बज चुका होगा, 12 बज चुका होगा। और ये तो लोग कहेंगे कि भैया अब हमारे खाने का समय हो गया। सोचो ये ऑफिस जा रहे हैं, ये कहेंगे हमारे खाने का समय हो गया। जब ये 5 बजे जॉब छोड़ेंगे, है ना, तो ये लोग कहेंगे भैया हमारे यहाँ तो 7 बज गया, रात हो गई, अब तो हम सोने जा रहे हैं। ये 5 बजे जॉब छोड़कर घर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, पार्टी करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, कहेंगे हम सोएंगे, भैया पहाड़ी क्षेत्र है, लाइट है नहीं, हम सोने जा रहे हैं। समझ रहे हो कितनी डिफिकल्टी है इसमें। चल आई, क्लियर। चल, तो हमने कहा कि जैसे कि आपने, और ठीक है, तो हम यही लिखा था कि दो हमारे स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। इसी स्थानीय समय के अंतर को पाटने के लिए हमने 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को अपने देश का मानक समय बताया। मानक समय क्या होता है, यहां पर लिख भी सकते हैं। मानक समय जब पूरे देश का
समय निर्धारण, समय निर्धारण नोट कर लीजिएगा, किसी देशांतर रेखा के आधार पर हो, किसी देशांतर रेखा के आधार पर हो। जैसे हमारे देश भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्लियर, आगे बढ़। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। तो पुराना कैलकुलेशन याद आ रहा है, पुराना कैलकुलेशन याद आ रहा है, सब कुछ बता चुका हूं मैं, पुराना एकदम क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि समझ कर पढ़ो, नोट्स बनाकर पढ़ो, तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो हमने कहा था, हमने देखा था कि भाई 1 डिग्री है ना, घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय की होने की कंडीशन और गुजरात में होने वाले सूर्योदय की कंडीशन को देखें, और हम यहां पर देखो, ये है हमारा गुजरात, ये है अरुणाचल प्रदेश, यहां तक अगर हम देशांतरी विस्तार देखें तो लगभग 30 डिग्री देशांतर का है कि नहीं, है कि नहीं। अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता, देखो यही सब चीजें तो ध्यान देनी है ना, यही सब चीजें तो ध्यान देनी है। यहां पर आओ, मैंने मिटा दिया ना अभी, मैंने आपको बताया था कि देखो भाई 68 डिग्री 7 मिनट से 97, तो 97 डिग्री 25 मिनट में से आप 68 डिग्री 7 मिनट घटाओ, कितना अंतर आया, कितना अंतर आया, कितना अंतर आया। 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट को घटाओ, तो जो अंतर आएगा वही तो हमारा देश का देशांतरी विस्तार होगा। भाई ये आपने ले लिया, यह ले लिया सबसे पूर्वी पॉइंट, यह ले लिया सबसे पश्चिमी पॉइंट, तो पश्चिम से पूरब का अंतर क्या होगा, इन दोनों के बीच का स्थान लगभग 30 डिग्री, लगभग 30 डिग्री। तो देखो लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर आएगा, और लगभग 30 डिग्री देशांतर का मतलब क्या है, तो देखो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर क्या करेंगे, हम 4 से मल्टीपल कर देंगे, तो 30 × 4 क्या हो गया, 120 मिनट, और इसका मतलब है 2 घंटे। तो स्थानीय समय में जो अंतर होना चाहिए था वो 2 घंटे का होना चाहिए था, लेकिन मानक समय रेखा के आधार पर हमने इस समय को, इस अंतर को काट दिया। ये बात क्लियर हो गई, एकदम बात क्लियर हो गई। चल आगे बढ़ते हैं, भारत के पड़ोसी देशों पर बात करते हैं। ये मैं मिटा रहा हूं, 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं, इन देशों का नाम बताइए। तो पहला पॉइंट ये है, 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी सीमाओं से। तो हमारा जो देश है वह कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, पहला पॉइंट यहीं से मिल गया हमको, हमारा पहला पॉइंट मिल गया कि स्थलीय सीमा हमारे देश की कितने देशों के साथ लगती है, 8 देशों के साथ, 9 देशों के साथ, 7 देशों के साथ, तो 7 देशों के साथ। अच्छा, कौन कौन से होंगे उस 7 देश, इधर से ही हम काउंट कर लेते हैं, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इधर आएंगे चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7, क्या 7 देश हो गए। अब देखो यहां पर एक, आपको नहीं लगता कि एक मिस्टेक हुई है, श्रीलंका तो इसमें काउंट ही नहीं किया गया, श्रीलंका को काउंट किया ही नहीं गया, और श्रीलंका के साथ हमारी बाउंड्री लगती है कि नहीं,
श्रीलंका के साथ हमारी बाउंड्री लगती है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, अभी आप इसी मैप को देखिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए, श्रीलंका के साथ हमारी स्थलीय सीमा नहीं लगती, क्या लगती है? यहां पर देखेंगे जलीय सीमा, यहां पर हमारी क्या लगती है? जलीय सीमा लगती है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो एनसीईआरटी ने कहा था कि चित्र से इन देशों के नाम पता लगाइए, आपने नाम पता लगा लिया, आगे बढ़ते हैं। ये पुराना मैप है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं। अब यहां पर आपको फिर से एक एक्सरसाइज करना है। अब आपसे एक प्रश्न पूछा है, कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव की लोकेशन आप देख ही पा रहे हैं। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि 7 देशों के साथ हमारी सीमा साझा हो रही स्थलीय। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन देख लीजिए। भारत एक विशाल देश है, प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया। क्या अभी भी इतने ही राज्य हैं और क्या अभी भी इतने ही यूटीज हैं क्या? एक बार बताइए। नई एनसीईआरटी पुरानी एनसीईआरटी के चक्कर में मत पड़िए, पढ़िए पढ़िए। यूपीएससी की तैयारियों को लेकर ना सबसे बड़ी जो दिक्कत है वह ये है, इतनी तरह की सूचनाएं, और स्टूडेंट क्या करते हैं? क्रॉस चेक करते नहीं है। यूपीएससी के क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, तो कोई कान चेक नहीं कर रहा है ना, कौवा के पीछे भाग रहा है, पूरी भीड़ भागती चली है और कौवा आगे आगे भाग रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है उससे गलती हुई क्या, और कोई एक व्यक्ति बैठ के मजे ले रहा है दुनिया के, फिरकी ले रहा है, कौवा के पीछे सब लोग भागे जा रहे हैं। चले, तो अब आपको बताना है कि इस समय राज्य और यूटी की संख्या क्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, दिल्ली भारत की राजधानी है, राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। आपसे एनसीईआरटी ने एक बहुत अच्छी जानकारी आपको दे दी कि अगर हम आपसे कोई पूछे हमारे यहाँ पर जो राज्य बने हैं उनका प्रमुख आधार क्या है? अब ध्यान देना, प्रमुख आधार क्या है? इसमें कई ऑप्शन हो सकते हैं, भौगोलिक विस्तार, है ना, प्रशासनिक सुविधा, है ना, अंग्रेजों के द्वारा विभाजन की नीति, बहुत सी चीजें। आपको यहाँ पर राज्यों के निर्माण का मुख्य जो आधार है वो भाषा को बनाया गया। तो जो भी ऑप्शन भाषा वाला हो उसको क्या कर देना है? टिक कर देना है। ठीक है, भाषा। हालांकि आप देखेंगे जब आपने राज्यों का निर्माण पढ़ा होगा, अगर पॉलिटी में, या नहीं पढ़े होंगे तो आप पढ़ेंगे, राज्यों के निर्माण की जब बात की जाती है तो पहले जो राज्य बने थे वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार बनाए गए थे। देखो पहले तो जब आजादी हमको मिली उस समय तक हमारा जो राज्य का बंटवारा था, राज्यों की बाउंड्री थी, वो अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित की गई थी, है ना, अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार जो है कि बांट रखा था। लेकिन उसके बाद भी हमने प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही राज्य बनाए थे। आंध्र प्रदेश 1956 में जो है कि भाषा के आधार पर राज्य बनता है, लेकिन उसके बाद से देखेंगे तो भाषा को ही प्रमुख आधार बनाया गया। जैसे महाराष्ट्र मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बन गया, गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात बन गया, कन्नड़ बोलने वाले लोगों के लिए कर्नाटक बोल गया, तमिल बोलने वाले लोगों के लिए तमिलनाडु बन गया। ठीक है,
इसी तरह से अलग अलग जो है कि पंजाब बोलने वाले, पंजाबी भाषा बोलने वाले लोग पंजाब, हरियाणवी बोलने वाले लोगों के लिए हरियाणा। खैर, तो यहाँ पर एक आधार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये वाला पॉइंट आपको नोट करना है। दिल्ली भारत की राजधानी है, इसका क्षेत्रफल कोई बताएगा क्या? इसका कोई क्षेत्रफल बताएगा? ठीक है, इसका कोई क्षेत्रफल बताएगा? तो 1483 वर्ग किलोमीटर, 1483 वर्ग किलोमीटर, नोट कर लीजिए, 1483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत। तो भौतिक विभाजन का मतलब क्या होता है? देश में जो चीजें दिख रही हैं, क्या पर्वत भौतिक रूप से एग्जिस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या हम इन आंखों से उसको देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह, ये सब क्या हो रहा है? हमको देखने को मिल रहा है। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय, है ना, संतरी का कार्य करता है। संतरी जानते हो? पहले आप जब पुराने जब धारावाहिक देखेंगे तो उसमें होते थे राजा महाराजा, संतरी। संतरी कौन होते थे? गेट कीपर, है ना। वो क्या करते थे? कौन अंदर आएगा कौन नहीं, उसको डिसाइड करते थे। तो यहाँ पर हिमालय के संदर्भ में बताया गया दो चीजें। यहाँ पर देखो, आपको डिकोड करना है थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट लगा लीजिए। क्या एफर्ट्स लगाना है? मैं वो लिख रहा हूं, आप लिखिएगा। तो हिमालय लिखिए, हिमालय। हिमालय के संदर्भ में कहा गया है बर्फ से ढका, बर्फ से ढका। अब आपको डिकोड ये करना है, क्यों? क्यों? तो आप इसके दो कारण बताइए। पहला है उच्च अक्षांश में अवस्थित होना। उच्च अक्षांश का मतलब है कि विषुवत रेखा से काफी उत्तर की ओर है। दूसरा, अधिक ऊंचाई होना, अधिक ऊंचाई होना। अब देखो क्या होता है, एक मैं यहां पर एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं कि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा, अक्षांश बढ़ेगा, क्या होगी? गर्मी कम होगी, गर्मी कम होगी। या फिर इसको इस भाषा में बोल सकते हैं, जैसे जैसे अक्षांश और ठंड में क्या होता है? समानुपाती संबंध होता है। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा ठंड बढ़ेगी। जैसे यूरोप ठंडा है, रूस ठंडा है, क्यों? उच्च अक्षांश पर है। ठीक इसी तरह से हमारे देश में जो दक्षिण का भाग है उसकी तुलना में हिमालय उच्च अक्षांश पर है और अधिक ऊंचाई पर है। अधिक ऊंचाई कितना है? तो आप यहां पर लिख लीजिएगा, औसतन 6000 मीटर ऊपर है। इसके कारण ये बर्फ से ढका है। अच्छा, अब हिमालय के साथ एक चीज और लिखिए, इसका जो ढाल है ना, बहुत ढाल, और ढाल कौन सा? उत्तर वाला, उत्तर वाला। उत्तर का ढाल बहुत अधिक, बहुत अधिक खड़ा है। इसका मतलब है एकदम तीव्र ढाल वाला। जैसे आप कोई दीवार देखते हैं ऊंची सी, तो एकदम खड़ी ढाल की होती है, उस पर आप नहीं चढ़ पाएंगे। आप देखेंगे कि अगर आपको एवरेस्ट पर चढ़ाई करना है ना, या हिमालय के ऊपर जाना है, तो हमें इधर से होकर जाना होगा, भारत नेपाल से होकर जाना होगा। चाइना की तरफ से हिमालय पर चढ़ना बहुत कठिन है, एकदम खड़े ढाल वाला। तो इसका ढाल बहुत अधिक खड़ा है, इसके वजह से, और ऊंचाई भी अधिक है, इसके वजह से उत्तर की ओर से, उत्तर की ओर से हिमालय को पार करना, हिमालय को पार करना कठिन है, कठिन। और यह कठिनता व्यक्ति के लिए भी है, व्यक्ति के लिए भी है, और उत्तरी ध्रुव से आने वाली, उत्तरी ध्रुव से आने वाली हवाओं के लिए भी, हवाओं के लिए भी। क्लियर? यहां तक क्लियर? एकदम क्लियर। आप लोग भी ऐसे डिकोड कर लेते हैं ना? अगर मैं नहीं बताता तो भी आप डिकोड तो ऐसे कर ही लेते, कर लेते कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही कर लेना चाहिए।
अब आप जब बोलोगे हाँ सर हम तो ये सोच रहे थे, हमें अच्छा लगेगा। अब हमें नहीं लगेगा कि नहीं आप झूठ बोल रहे थे, अब हमें अच्छा लगेगा, कीजिए। हम यही चाहते हैं कि आप इसी तरह से इसको डिकोड करना सीख लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, इस पूरी प्रक्रिया में क्या मैं कोई चीज आपको रटने के लिए बोल रहा हूं क्या? क्या मैं कोई भी चीज आपको रटने के लिए, मैंने अभी आपको बोला कि आपने ये याद किया होगा, मैं रटने के लिए कोई चीज नहीं बोल रहा हूं। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जो आप नोट्स बना रहे हो मेरे साथ, बस उसी को एक बार, कल जैसे संडे था, आपको क्या करना चाहिए था, उसको पलट लेना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि नहीं भैया आज तो समझ में ही नहीं आ रहा। मन से पढ़ाता हूं, कहीं पर भी पढ़ाता हूं, मन से पढ़ाता हूं। अगर उद्देश्य होता कंप्लीट करना, तो आपने देखा है भैया एनसीईआरटी कैसे पढ़ाई जाती, मतलब ये समझ लिया जाता है अरे क्या ही है इसमें। मेरे समझ में नहीं आता, जब आप ये मान रहे हो कि क्या ही है इसमें, क्यों पढ़ना है, तो पढ़ ही क्यों रहे हो, छोड़ दो फिर, है कि नहीं? या तो पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, या फिर छोड़ ही दो उसको। ठीक है आगे बढ़ते हैं। भौतिक विभाजन देखते हैं हम। ये ना, हमको बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है बच्चों, बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है। अभी ये समझ लो आवाज से भी आपको लग रहा होगा इतना कफ बन रहा है, इतनी दिक्कत हो रही है। खैर, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह, ये सब चीजें थी। अब यहाँ पर है, उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, यहीं तक हमने पढ़ा। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को तीन मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। अब यहां पर क्या करो भाई, ऐसे देखो, ठीक ऐसे, ये हमारा ग्रेटर हिमालय, इसको कहो आप हिमालय। ये है बृहद हिमालय, बृहद, ये देखो ये लिखा हुआ ना बृहद हिमालय। इसी को हिमाद्री भी बोलते हैं, बृहद हिमालय या हिमाद्री। ठीक है, इसको इसी के साथ में इसके पैरेलल ऐसे बनाइए, ये है आपका मध्य हिमालय, और इधर की ओर ऐसे बनाइए, ये है शिवालिक। ये तीनों क्या है, हिमालय। ठीक है, ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे दिखा दीजिए। चलो, मध्य हिमालय या हिमाचल, ठीक है, शिवालिक सबसे दक्षिण में। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। आप देखिए यहां पर क्या कीजिए, ऐसे, ऐसे है ना, ये उत्तर भारत का मैदान, यहां तक ले आइए, यह है उत्तर भारत मैदान, उत्तर भारत का मैदान। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान हो गया, हमने बना लिया उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। तो जैसे समतल ये का मतलब होता है कि जब आप मैदानी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको पर्वत की तरह ऊपर उठे नीचे धसे हुए भाग आपको नहीं मिलेंगे, समतल तथा सपाट है। अच्छा एक बच्चे ने मुझसे प्रश्न किया कि सर हम लोगों को किताबों में लिखा जाता है कि मैदानी क्षेत्र समतल और सपाट है, तो सर रोड पर गड्ढे क्यों होते हैं, रोड पे इतने गड्ढे क्यों होते हैं? क्या आपको नहीं लगता एनसीईआरटी गलत लिखती है? आपको रोड पर इतने बड़े बड़े गड्ढे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो क्यों मिलते हैं ये? आंसर दीजिए कोई, देखें आपका दिमाग कितना तेज काम करता है।
आपका दिमाग कितना तेज काम करता है एक बार पता चले। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, तुरंत। ज्यादा सोचोगे तो फिर बात ही नहीं रही, फिर आपका कॉमन सेंस कहाँ, कॉमन तो नहीं रहेगा। चलो अब समझ में आया। ये है एनसीईआरटी, ये है एनसीईआरटी। चलो आंसर देना। एक स्टूडेंट ने अभी तक सही आंसर नहीं दिया, कल इसका आंसर बताना मुझे, देखें कि आईईएस की तैयारी करते हो, पता तो चले हमें। तो हमने क्या कहा कि जो हमारा मैदानी क्षेत्र है ये समतल है। उत्तर मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, यहां पर हमारा ये प्रायद्वीपीय पठार शुरू हो जाता है। ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार, इमेज के रूप में बनाइएगा ज्यादा ठीक रहेगा। प्रायद्वीपीय पठार शुरू हो जाता है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है लगभग इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है अर्थात असमतल है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, आगे हम देखेंगे। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला, तो यहां पर लिख दीजिएगा ये है अरावली, अरावली श्रृंखला है, श्रृंखला जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो अरावली के सामने ऐसे लिख लीजिएगा, विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला, सबसे पुरानी, है ना, रेंज या श्रृंखला कह लीजिएगा। ठीक है, पुरानी श्रृंखला। बिंद एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। तो आगे चलेंगे तो यहाँ पर बिंद और सतपुड़ा हमें दो पर्वतीय रेंज देखने को मिलेंगे, आगे देखेंगे। बहती हैं ये पश्चिम की तरफ बहने, अच्छा, इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां, आगे देखेंगे यहीं से नदियां बहती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत है, यहां पर आप चाहें तो ऐसे पश्चिमी घाट पर्वत और इधर पूर्वी घाट पर्वत बना सकते हैं। तो पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है तथा पूर्वी घाट में पूर्वी घाट पर्वत है, पूर्वी ओर पर इस तरफ है ना। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है। तो भाई देखो यहां पर लिख भी दो पश्चिमी घाट, मेरे पास जगह कम है इसलिए सब एक ही में मिल गया, आप अच्छे से बना लीजिए। यहाँ पर पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट पूरब की ओर, ये है आपको सतत, सतत अर्थात टूटा फूटा नहीं है, ये आप कह दीजिए बीच, टूटा फूटा अर्थात असतत, असतत। ठीक है, ये जो पठार हम लोग देख रहे हैं ना, यहाँ आगे ऊपर क्यों लिखा हुआ है, इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता हमें देखने को मिलती है। तो आगे चलकर जब हम पठारों को देखेंगे तो इसमें हमें खनिज पता चलेगा। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूरब में तटीय मैदान है। तो यहाँ पर भी आप सागर से लगा हुआ जो भाग है, यहाँ पर आपको तटीय मैदान दिखाई देगा। तट क्या होता है, किसी भी स्थल से लगा हुआ समुद्र का किनारा, या किसी भी स्थल का समुद्र से लगा हुआ जो किनारा है, समुद्रवर्ती जो क्षेत्र है उसको तटीय क्षेत्र बोलते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं और पूर्वी तटीय मैदान काफी चौड़े हैं, आगे देखेंगे इनकी लंबाई चौड़े। चलिए यहाँ पर एक फैक्ट नोट कर लीजिए, यहाँ पर है, ये देखिए, ये है आपका पश्चिमी घाट, यहाँ पर लिख लीजिए पश्चिमी घाट, ये है आपका पूर्वी घाट, ये है पूर्वी घाट, ये है पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान,
ये है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। क्लियर हो रहा ना सब? अब देखिए, तो हमने क्या कहा, ये देखिए, यह जो पूर्वी तटीय मैदान है, यह क्या है, चौड़ा है। यह चौड़ा है, क्यों चौड़ा है? क्योंकि अधिक नदियां अवसाद लेकर आती हैं। अधिक नदियां अवसाद लेकर आती हैं। आप खुद समझिए कि अगर आपके घर के पास कोई नाली है तो उसको देखे होंगे, अगर उसमें सिर्फ आपके घर का कूड़ा कचरा या फिर जो भी मलबा है वो निकल रहा है तो नाली धीरे धीरे भरेगी। लेकिन अगर आपके घर के पास नाली है, उसमें पूरी कॉलोनी का कचरा आता है तो तेजी से भरेगा। यही बात नदियों के संदर्भ में, जहां पर नदियां अधिक होंगी उनके द्वारा अधिक जल आएगा, उस जल में क्या होगा, अधिक अवसाद होगा, और वहां पर मैदान क्या हो जाएगा, चौड़ा। और यहाँ पर क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान, ये लिख लीजिए यहाँ पर सकरा। क्यों? नदियां कम है, नदियां कम है, अवसाद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे अवसाद क्या है, ज्यादा। क्लियर? ठीक है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, अर्थात पूरब की ओर गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। एक नया शब्द आया, डेल्टा। तो ध्यान दीजिए, ये जो नदियों के द्वारा लाया गया अवसाद, या मेरे पास आप ऐसे निकाल लीजिएगा, ये ऐसे एक निकाल कर नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। तो नदियों द्वारा लाई गई बारीक मिट्टी बारीक मिट्टी के निक्षेपण को इंग्लिश में बोलते हैं डिपोजिशन। निक्षेपण से डेल्टा का निर्माण, अर्थात जहां पर नदियों का सबसे बारीक कण एकत्रित होता है उस जगह को बोलते हैं डेल्टा। क्लियर? जैसे बांग्ला जो देश है वो क्या है, सॉरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए बारीक मिट्टी के कणों के निक्षेपण से बना हुआ है। तो क्या कहते हैं, पश्चिम बंगाल डेल्टा पर है ना, बांग्लादेश डेल्टा पर है। ये जितनी नदियां पूरब की ओर आए या पूरब की नदियां जो आती हैं, चूंकि इनमें अवसाद ज्यादा है तो इनके बारीक कणों के निक्षेपण से डेल्टा का निर्माण हुआ। ठीक है। आपने सुंदरबन डेल्टा का नाम सुना होगा। सुंदरबन डेल्टा कहां पर है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में, है ना। और इस सुंदरबन जो डेल्टा है ये जाना जाता है अपनी जैव विविधता के लिए। खैर, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? चल आगे बढ़ते हैं। भारत में दो द्वीप समूह भी हैं। अब देखो यहां पर द्वीप समूह संबंध है। जब द्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, ऐसा कोई भी स्थल जिसकी चारों तरफ जल हो, ये क्या हो गया, जल। जल, तो इसको हम बोलेंगे द्वीप। अब जब द्वीप क्या हो, एक साथ कई द्वीप हो, कई द्वीप समूह में हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, द्वीप समूह। क्या बोलेंगे, द्वीप समूह। ठीक है। तो जैसे हम लक्षद्वीप को देखते हैं तो ये क्या है, अरब सागर में है। केरला से थोड़ा सा पश्चिम की ओर देखिए तो आपको वहां पर लक्षद्वीप दिखाई दे देगा। ठीक इसी तरह से अगर आप चेन्नई से पूरब की ओर देखेंगे, है ना, लगभग 1200 से लेकर 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो आपको अंडमान निकोबार देखने को मिल जाए। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2000 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों और लोगों की बातचीत के जरिए जानकारी आपको प्राप्त करना है कि कौन सा ऐसा द्वीप था जो 2004 में आई सुनामी से प्रभावित हुआ था। ठीक है, ये आपका चैप्टर हुआ समाप्त।
अब एक चीज समझना, आप सब लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोगों का एक ही गोल होगा, यूपीएससी क्रैक करना। मैंने कितना आसान प्रश्न पूछा आप लोगों से कि जो मैदानी क्षेत्र है, कोई भी मैदान, इसको हम बोलते हैं समतल। समतल, लेकिन सड़क पर गड्ढे क्यों होते हैं? सड़क पर गड्ढे क्यों होते हैं? इसका एक स्टूडेंट ने भी सही आंसर नहीं दिया। एक स्टूडेंट ने। और इससे पता चलता है आप सब लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और यही प्रश्न आप अन्य लोगों से पूछिएगा जो पढ़ते हैं एनसीईआरटी, कितना ध्यान देते हैं उससे पता चले। देखो, कोई स्थान समतल है या असमतल, असमतल, यह क्या होता है? सापेक्षिक होता है। यह क्या होता है? सापेक्षिक होता है। जैसे अगर हम कहें तिब्बत के पठार की और हिमालय पर्वत की, तो दोनों ही बहुत ऊंचे हैं, दोनों पर बड़ी बड़ी चोटियां आपको मिलेंगी। लेकिन तिब्बत का पठार जो है हिमालय की तुलना में कम ऊंचा नीचा होगा। इसके हिसाब से, हिमालय के हिसाब से तिब्बत का पठार जो है वो समतल हो गया। अब तिब्बत के पठार को अगर हम अपने देश के प्रायद्वीपीय पठार से या फिर जो दक्कन का पठार है, पश्चिम का पठार, उससे कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा तिब्बत का पठार ज्यादा असमतल है, प्रायद्वीपीय पठार पर इतनी ऊंची ऊंची चोटियां नहीं है। अब हम अपने जो हमारा दक्कन का पठार है, दक्षिण का पठार है, उससे मैदानी क्षेत्र को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा मैदानी क्षेत्र तो बहुत समतल है। अब देखो, जो मैदान होता है यह क्या होता है? यह कमजोर कमजोर चट्टान से बना होता है। और कमजोर चट्टान में क्या होता है कि चाहे जल की क्रिया हो या फिर मानव के द्वारा कटाव हो या किसी भी रूप में, जो कमजोर चट्टान होता है उसका टूटना आसान हो जाता है। तो चाहे बारिश हो, यातायात के विकल्प हो या कुछ भी हो, वहां से मिट्टी कटती ही कटती है। कमजोर चट्टान, आप इसको लिख सकते हैं, ये मिट्टी से निर्मित है। अरे भाई, मिट्टी से जब कोई चीज निर्मित है तो उस पर बारिश भी होगी तो भी गड्ढे हो जाएंगे, है ना। उस पर जो है कि आप फावड़े से खोदोगे तो भी खुद जाए, आप जेसीबी चलाओगे आसानी से मिट्टी निकाल लोगे, कुछ भी करोगे। इसका मतलब है कि यहां पर गड्ढे का जो संबंध है कमजोर चट्टान या मिट्टी से बने होने के कारण है। ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज, जब हम कहते हैं कि मैदानी क्षेत्र समतल है, इसका मतलब, समतल का मतलब ये नहीं है कि किसी ने इंची टेप और स्केल लगाकर उसको समतल किया है। आप जैसे फर्श देख रहे हो, फर्श को आप समतल कह सकते। मैदानी क्षेत्र इतना समतल नहीं होता। आप अपने गांव को ही देखिए, गांव को ही देखिए, क्या गांव में सभी घरों की ऊंचाई एक जैसी है क्या? नहीं, कुछ ऊपर नीचे है। आपके गांव में एक खेत ऊंचाई पर होगा, उसकी तुलना में दूसरा खेत नीचे होगा। इसका मतलब है कि जो ऊंचाई है, यह समतल या असमतल है, वो सापेक्षिक है। जैसे जो लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उनको क्या है, बहुत नीचे स्थान पर, वहां पर ज्यादा समतल भूमि मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आप पश्चिम की ओर बढ़ोगे, खेत आपको समतल दिखाई देंगे, लेकिन वहीं से 100 किलोमीटर पूरब की ओर देखोगे तो उसकी तुलना में ऊपर उठे हुए दिखाई देंगे। इसको इस रूप में समझिए, यह एक बड़ा सा क्षेत्र है, ठीक है, बड़ा सा क्षेत्र है। इस बड़े से क्षेत्र पर आप क्या कीजिए, आटा गिरा दीजिए, तो आटा आपको समतल ही दिखाई देगा। लेकिन आटे के मतलब सभी जगहों पर एक समान मात्रा नहीं होगी। आप आटा ऐसे फेंकते चले जा रहे हैं तो कहीं पर थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होगा, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि आटे का पहाड़ है, आप कहेंगे आटे का विस्तार है, आटे का ढेर है, जो कि समतल है। क्या यह समझ पाए आप लोग? अब आंसर दे पाओगे आप? चलिए, अब आपके, मैंने जो प्रश्न मैं बीच में नहीं ले पाया था, और देखो मैं ऐसा ही करूंगा भाई। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको बुरा लगेगा, जो बातचीत करना चाहते हैं, जिनकी प्रायोरिटी ये है अपनी आइडेंटिटी बनाना। बहुत से लोग बातचीत चैट इसलिए करते हैं ताकि और लोग जाने,
और लोग देखें कि अच्छा ये भी हैं, ऐसी आइडेंटिटी किसी काम की नहीं आती। आप आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार हो जाओगे। इसलिए यहां पर माहौल नहीं बनाना है, यहां पर क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है, चुपचाप पढ़ाई करना है। देखो, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ पसंद होता है। मुझे वह लोग पसंद हैं जो फालतू के प्रश्न नहीं पूछते, है ना, जो फालतू का चैट नहीं करते। बाकी आपकी मर्जी है ना, आप मेरी पसंद और नापसंद को इग्नोर भी कर सकते हैं।